बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड नेशन का जो इजलास आज हो रहा है जी, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन रियलिटी चेक भी मैं साथ साथ रखना चाहता हूँ, वो भी आपके सामने एक क्लियर पिक्चर देना चाहता हूँ। अगर हम समझ रहे हैं कि हमें फौरी तौर पे कोई रिलीफ मिल जाएगा या फौरी तौर पर इमीडिएटली कोई ऐसी चीज़ यूनाइटेड नेशन से सामने आ जाएगी जिससे हमें को बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, मेरे ख्याल में वो कहना ज़रा थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता। इट्स अ प्रोसेस, जो प्रोसेस अब शुरू हो गया है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये अब रुकने वाला नहीं है। मूडी ने जो ये भी काम शुरू कर दिया है, इंडिया के अंदर जो आज़ादी की 20-22 तहरीकें चल रही हैं, उनके लिए भी उसने एक जनाब रास्ता बता दिया है, और वो रास्ता ये है कि इंडिया टूटने को जा रहा है। इंडिया टूटने को इसलिए जा रहा है कि जो 21-22 प्रोविंसेस के अंदर, इंडिया के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वो इंडियन मीडिया नहीं बताता। वो इंडियन मीडिया अगर ना भी बताए अब, तो वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तहरीकें जो जारी हैं, कई सालों से जारी हैं, अब जनाब उसका मुकम्मल होने का या उसको मैच्योर होने का वक्त आ गया है। इसके साथ साथ रॉ जो है जी, वो बिल्कुल एक्टिव था पाकिस्तान में, एक्टिव है पाकिस्तान में, और एक्टिव रहेगा पाकिस्तान में, क्योंकि वो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला रहा है, आज हमने फिर दोबारा उसको देखा जनाब कोयटा के अंदर जो 2 धमाके हुए। उसमें कोई शक नहीं है कि रॉ उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि रॉ जो है अपने आप को यहाँ पे असर्ट कर रहा है, असर्ट करने की कोशिश कर रहा है और अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इज एक्टिंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, बट फिर कहूंगा, जोर देकर कहूंगा कि इंडिया हमें उस नहज तक ना लेके जाए कि जहां पे हमें भी कोई रिस्पॉन्ड करना पड़े। और अगर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ा तो ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा खित्ता जो है, एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर को रूल आउट नहीं किया जा सकता। सो एक बहुत सिचुएशन है, इट्स अ सीरियस सिचुएशन। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं कि उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और अगर वो जल्द अज जल्द अपना रोल प्ले नहीं करेंगे और इंडिया को प्रेशराइज नहीं करेंगे, और अपनी जो इकोनॉमिक जो उन्होंने बाइंडिंग्स रखी हुई हैं इंडिया के साथ, उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे करके इंडिया को प्रेशराइज नहीं करेंगे, तो फिर कल वो पाकिस्तान से कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, उसको हम इतना एग्जॉस्ट कर चुके हैं और हर लेवल पे कर चुके हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपना मुद्दा रख चुके हैं। लेकिन फिर भी जो इंडिया की हटदर्मी है वो जनाब सामने है, और उसका एक और ट्रेलर जो दिखाने की हमें कोशिश की वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की। बट एनीवेज, मैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने ये ट्वीट की। उसका मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का, क्योंकि भाई साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, लेकिन मैं तो एक डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज का स्टूडेंट हूं। इंडिया 2003 में ही इस डॉक्ट्रिन से पीछे हट चुका है कि जनाब वो पहल नहीं करेगा न्यूक्लियर अटैक में, वो इस चीज़ से पीछे हट चुका है। आपको मेरे ख्याल में ब्रीफ नहीं किया गया डिफेंस मिनिस्टर साहब, और डिफेंस मिनिस्टर साहब तो मेरे ख्याल में किसी और काम में आप लगे हुए हैं। आप तो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन 2003 में ही आप लोग पीछे हट गए थे इंडिया कि जनाब मैं पहल नहीं करूंगा न्यूक्लियर अटैक करने में। सो आपको मेरे ख्याल में ब्रीफ नहीं किया गया, आपकी ना समझिए, थोड़ा सा समझ के बूझ के फिर ट्वीट किया करें, पूछ लिया करें आगे पीछे किसी से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के। मेरे साथ मौजूद है जनाब आज लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के अमेरिका में, और जनरल नईम खालिद लोधी साहब डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। जनाब, इन सब से मैं चाहूँगा कि वो अपनी राय का इजहार करें इस सिचुएशन आपके सामने। और पहले मैं बात करना चाहूँगा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया का, जो ट्वीट किया है इसने, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वक्त मौजूदा जो टिफ चल रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नंबर 1, एंड नंबर 2,
इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा? हम लोग कहाँ खड़े हैं? हाउ शुड वी टेक दिस ट्वीट? सीरियसली, नॉन सीरियसली, या इसका कोई बैकग्राउंड भी है? देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। वो ये है कि भारत ने जब ये बुखारन का किया था तो उन्होंने फौरन ही कहा था कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये फॉर पीसफुल पर्पजेज है। लेकिन ये बात उनकी 2003 तक चली जब उन्होंने इसको टोटली बदल दिया था। अच्छा। जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उनका जो ऑपरेटिव था इस ट्वीट से पहले भी, उसमें जो नो फर्स्ट यूज का जो उन्होंने रखा हुआ था वो उन्होंने खत्म कर दिया। अब भी जो बात की है इसने बेसिकली इसने यही कहा है कि जब हम समझते हैं कि जरूरत होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन आप देखिए तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, उसको इसके इस्तेमाल से रोकने के लिए तो मॉरल है या उसके अपने जो भी इसकी इनोवेशन है, या फिर यह है कि इंटरनेशनली उसको दबाया जा सकता है किसी तरीके से कि नहीं। वो लेकिन जब कौमों की बका का मसला होता है तो फिर ये फर्स्ट यूज और ये सारे ये सिर्फ वो डॉक्यूमेंट तक ही रह जाता है, उससे आगे नहीं जाता ये। सो आप ये कह रहे हैं कि 2003 में ये जो डॉक्ट्रिन थी नो फर्स्ट यूज वाली, ये इंडिया खत्म कर चुका है? जी जी बिल्कुल, ऑन रिकॉर्ड खत्म कर चुका है। ऑन रिकॉर्ड खत्म कर चुका है। तो इस वक्त फिर इस ट्वीट का क्या मतलब हुआ? देखिए, इसको शायद या तो पता नहीं है, या दूसरा जो ज्यादा अहम चीज है, इस ट्वीट से उसने एक तो पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश की है। ठीक है। और जो हमारे यहाँ जज्बात इस वक्त मुश्किल हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कौम अपनी खुद लीडरशिप को प्रेशराइज कर रही है कि हमें वी हैव टू गो टू द लास्ट अगर जरूरत पड़ती है। और हमारे चीफ आर्मी साहब तो बात वाज़ेह तौर पर कह भी चुके हैं। और उससे पहले भी अगर आपको याद हो, जब राहील शरीफ ने जब ये मोदी ने 2015 में लाल किले पे खड़ा होकर ऐलान किया था कि मुझे गिलगित और बल्तिस्तान से बलूचिस्तान से फोन आ रहे हैं, तो जब राहील गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि हम अपने मफादात की निगहदाश्त के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी उससे भी आगे। तो पाकिस्तान के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। उससे पहले जनरल ज़िया ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर राज्यों को बता दिया। अब एक तो अपनी जो डोमेस्टिक अंडर प्रेशर है वो लोग गवर्नमेंट जो है उनकी, वो उसको बताने के लिए कि जो है हम ये कर सकते हैं और हम ये करेंगे, हम डरे हुए नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान को धमकाना दूसरी बात। और तीसरा जो इंटरनेशनली आज यूएन की सिटिंग हो रही है, आज उनका जो कंसल्टेशन सेशन है इस मसले के ऊपर पाकिस्तान की जो खास पर, तो वो दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि हमने जो कुछ कर लिया हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, और इसको रोकने के लिए, इसको अपने जो हमने किया है इसको बचाने के लिए हम आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। और ये वो मैसेज उन्होंने दिया है। बहरहाल अब दुनिया को ये देखना है कि इसको क्या करे। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे तो जनरल ज़िया की वो बात याद आती है कि राजीव को कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक इस्लामी रियासत नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में और बहुत सी रियासतें हैं, लेकिन हम जाते जाते हिंदू रियासत खत्म कर जाएंगे। तो वो मेरे ज़हन में बात रहती है, इसलिए कि आज कश्मीर जिस मुकाम पर खड़ा है वो दुनिया को बड़ा वाज़ेह हो गया है कि ये ही दुनिया में अगर तीसरी जंग हुई और उसको आगे बढ़ी वो और न्यूक्लियर एक्सचेंज तक बात पहुंची तो सिर्फ कश्मीर की वजह से होगी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इस लिहाज से सपोर्ट कर दिया है कि पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है अगर भारत की जारियत को न रोका गया, और प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कर चुके हैं और उनके कदम आगे बढ़ते जाएंगे और वो किसी स्टेज पे आकर स्टेज तो जो है न्यूक्लियर एक्सचेंज में तब्दील हो सकती है। आज दुनिया को मुझे खुशी है कि भारत ने भी ये बता दिया और दुनिया इसको उम्मीद है कि सीरियसली लेगी और ये पाकिस्तान के हक में जाएगा। अच्छा, एक तो ये बात होगी जी, पाकिस्तान के हक में जाएगा। नंबर वन आपने ये कहा जनाब कि ये नो फर्स्ट यूज की जो बात थी, ये डॉक्ट्रिन जो थी जो इंडिया ने खुद अडॉप्ट की हुई थी, ये 2003 में ही उन्होंने खत्म कर दी थी, नंबर वन। नंबर टू आप कह रहे हैं कि जनाब ये इंडिया जो है खास तौर पे आई विल से मूडी जो है, जो हिटलर बना हुआ है, वो हिटलर नुमा जो उसकी सोच है वो दुनिया के सामने आ गई इस ट्वीट से जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने दी है इनके। नंबर तीन, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक वार्न कर रहा है, पाकिस्तान को धमकी दे रहा है इंडिया, ठीक है। और जो कंसोलिडेशन का जो सेशन है यूनाइटेड नेशन का जो कि इस वक्त चल रहा है न्यूयॉर्क में, उसको बता रहा है कि जनाब मैं आखिरी हद तक भी जा सकता हूँ। सो आखिरी हद तक जा सकता है तो फिर इसका ऑब्वियसली इसका रिएक्शन भी होगा, क्योंकि इधर यहाँ पे पाकिस्तान तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रहेगा ना जी। जी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो एक चीज आपने ज़ियाउल हक साहब के दौर की बात की और राहील शरीफ साहब का आपने एग्जांपल दिया। एक ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी और एक मुशर्रफ के दौर में भी एक एक्सरसाइज हुई थी और कुछ
जहाज जो है मसरूर के एयरफोर्स बेस पे भेज दिए गए थे, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट थे, उस वक्त इंडिया जो है वो घुटनों पे आ गया था और 32 मिनट और 40 सेकंड के अंदर अंदर इंडिया के 2 बड़े शहरों को हम टारगेट कर सकते हैं अगर हमें इस नहज तक पहुंचाया गया। हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, बट देन अगेन अगर उस नहज तक अगर पहुंचाया गया तो 2 शहर तो कम से कम इंडिया के गए और अगले 2 साल तक नहीं जा सकते। राणा साहब, इस वक्त तो जो पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो, 27 फरवरी की रात, 28 फरवरी की रात बड़ी टेंस थी और इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 मूव कर दिए हैं, तो उसका रेंज 1700 किलोमीटर, सॉरी 1700 माइल्स। वो जो इनकी फार्देस्ट लिमिट है ना भारत की जी, वो, और इसकी जो टॉप है और जो इसकी बॉटम है, जहां तक भी इनके हर शहर को निशाना बनाया जा सकता है और हर शहर को एक दफा नहीं कई दफा निशाना बनाया जा सकता है और इस तरह निशाना बनाया जा सकता है कि भारत को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। ठीक। सो शाहीन 3 की कैपेबिलिटी जो है वो 1700 मील है और हर शहर को टारगेट कर सकती है इंडिया के शाहीन 3 जो है जी। ठीक है जैन साहब, एक और चीज बता दीजिएगा, ये जो अभी सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन का, इससे क्या अनअव हुआ इंडिया? जी डेफिनेटली। देखिए 50 साल के बाद पहले उनकी दफा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पाकिस्तान ने मूव किया है। हमारी कमजोरी हमें पहले भी करना चाहिए था, ठीक है, बहरहाल अब ये हुआ है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। अब सारी दुनिया को ये पता चल गया है कि देयर इज एन इशू और वो इशू इतना वो संजीदा है कि ये एक धमाका खेल मवाद के ऊपर सुलगती हुई मैसेज फेंक दी गई है और किसी वक्त ये फट सकता है। ठीक। तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल जो इंटरनेशनल ओपिनियन है, लोग पहले भी एक अमेरिकन साइंटिस्ट ही कह चुका है, अगर खुदा ना खास्ता ये आगे बड़ी बात और राजनाथ साहब ने फिर हमारी मदद की है ये बात करके, तो फिर ये कि ना सिर्फ ये तो रीजन तो खत्म होगा ही होगा, 2 से 2.5 अरब लोग खत्म हो जाएंगे और फिर पूरी दुनिया मुतासर होगी और दुनिया को अब ये बात समझ आ जाएगी इसके बाद कि क्या चीज हो रही है। इसलिए भारत अनअव्ड है क्योंकि जो एक हरकत तो कर बैठा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको नहीं पता चले। दूसरा एक और भी चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अनअव्ड तो है कि रूस की, मेरा ख्याल है जो बयान आया है ना रूस की तरफ से, चीन की तरफ से हमेशा ही ये डर था कि वो चीन पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेगा, लेकिन रूस ने जब ये कहा कि हम कश्मीर को बैक करेंगे तो इससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सरप्राइज, तो मैं शॉक में कहूंगा ये है। तो इससे भी वो परेशान है क्योंकि अमेरिका उसके लिए जो भी कुछ कर रहा है और अमेरिका की सैंक्शन है इसको, क्योंकि अमेरिका की पुष्टबनाई के बगैर उसने नहीं करना था जो पाकिस्तान और कश्मीर के साथ ये कर रहा है, और बरतानिया भी उसी के साथ है। फ्रांस को उम्मीद थी कि वो या तो एब्सटेन करेगा या उसके हाथ में वीटो कर देगा, लेकिन रूस और चीन का जो मिलकर वहां पे बातचीत है ना, वो बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बीच में, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया की 8 न्यूक्लियर ताकतों में से जो 3 है वो एक तरफ खड़ी है यहाँ पर और 3 ताकतें वो हैं जो पूरे एशिया और काफी हद तक यूरोप को इम्पैक्ट करती हैं, तो इसलिए काफी संजीदा उसको लिया जाएगा और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अच्छा हुआ है। इसमें हमें इससे ज्यादा उम्मीद ये नहीं रखनी चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। ये तो जिनके कंसल्टेशन सेशन है इसकी तरफ अभी देखते हैं क्या उनका कम्युनिके क्या आता है, लेकिन उम्मीद यही है कि एक ऐसा कम्युनिके होगा जिससे थोड़ा बहुत डिफ्यूज होगी और कश्मीरी भाइयों पर जिस वक्त मजालिम की एक पहाड़ तोड़े जा रहे हैं शायद उन्हें कमी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान को इस पे उम्मीद इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि दुनिया मफादात के पीछे चल रही है और ये जो हमारे सो कॉल्ड इस्लामी बरादर मुल्क हैं, मेरे से यार ये एक इससे बड़ा तंग आर्गुमेंट बरादर मुल्क से, कोई बरादर मुल्क नहीं है, ठीक है, और कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं उसके लिए। लेकिन अब जब पाकिस्तान नजर आएगा मजबूत खड़ा है तो ये दुनिया शायद हमारे साथ है, तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त तनहा है, चीन उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन चीन हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा, रूस हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा, हमें खुद खड़े होना है और इसको हमें अपनी बका की जंग के तौर पर लेकर हमें आगे चलना है और उसके लिए जो भी तैयारी हमें चाहिए, जो कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। वो जो एक मीडिएशन के लिए ट्रंप ने एक पत्ता सामने रखा था वो कहाँ गया, वो कहाँ पे स्टैंड करता है अब? जी देखिए, वो अमेरिकन मीडिया ने भी उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था और मेरा उस वक्त भी और आज भी ये ख्याल है कि
ट्रंप साहब मीडिएशन का उनका मतलब ये था कि अगर मोदी साहब ने ये कर लिया और पाकिस्तान आगे से एग्रेसिवली इसको रिस्पॉन्ड करने लगा और लड़ाई का खतरा हुआ तो हम आ जाएंगे बीच में, रुकवा देंगे इसको। इसकी भी एक तारीख है 1962 हमारे सामने है, जब चीन और भारत की लड़ाई हो रही थी और भारत की शदीद पिटाई हो रही थी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को रोक दिया था कि आप कुछ न कीजिएगा कश्मीर के बारे में, क्योंकि उस वक्त अगर पाकिस्तान की फोर्सें बड़ी तैयार भी थी और वेल इक्विप्ड भी थी अमेरिकन असले से, अगर वो मूव करती तो कश्मीर हम ले सकते थे उस वक्त उन्होंने बीच में आकर उन्होंने कहा कि लड़ाई आप मत करें, इंडिया को मत छेड़ें, हम आपके मसाइल हल करा देंगे बातचीत के जरिए। बातचीत हुई और वो 6 दौर हुए भुट्टो साहब के और स्वर्ण सिंह के, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। तो अमेरिकन मीडिएशन जब भी होगी वो भारत के हाथ में होगी। पाकिस्तान अगर कभी मीडिएशन को तस्लीम करे भी, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और साथ वो मेंबर जो टोटली पाकिस्तान के साथ हैं वो कम से कम उसके साथ होने चाहिए। चीन होना चाहिए, रूस होना चाहिए, तुर्की होना चाहिए, और अगर बहुत और ज्यादा जरूरत पड़े तो शायद मलेशिया हमारे साथ आगे खड़ा हो जाए। हमें इसके अलावा और किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। भारत हमें ऑफकोर्स अपने नाम देगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने तो सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी थी, आपके सामने रख दी। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो जलील अब्बास जिलानी साहब और जनरल नईम खालिद लोधी साहब से गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जलील अब्बास जिलानी साहब, मुझे जरा समझाइए कि ये जो अभी सेशन हो रहा है इस वक्त, ये होता क्या है इसमें, ताकि आम आवाम को भी समझ आ जाए और क्या तरीकाकार क्या होता है, किस तरीके से ये सारा सेशन चलेगा और इसके आगे कितने सेशंस होंगे और इसका आउटकम कुछ निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। 11 करारदादें आपके सामने ही है यूनाइटेड नेशंस की जो कि चल रही है, पिछले कई सालों से चल रही है, उसमें इंडिया तो मानने को तैयार नहीं है। बट एनीवेज ये क्या होता क्या है जी, जरा हमें एक्सप्लेन तो करें। जी मुबश्शिर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की एक तरह से बहुत बड़ी कामयाबी है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान ने अभी रिसेंटली जो इक़दाम लिए हैं, जो कि हम समझते हैं कि वो न सिर्फ इंटरनेशनल जो कश्मीर से मुतालिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि बायलैटरल जो अग्रीमेंट से पाकिस्तान के साथ, चाहे वो शिमला अग्रीमेंट हो या लाहौर डिक्लेरेशन हो, उनकी भी खिलाफ वर्जी है। तो वेरी फैक्ट के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर इस सेशन का इनेकाद किया और इसके ऊपर जो इस वक्त बहस जारी है वो मैं समझता हूँ कि कश्मीर की जो एक जो अहमियत है इंटरनेशनल लेवल पे और उसके डिस्प्यूटेड कैरेक्टर को उसको उजागर करती है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान ने पिछले कई बरसों से एक रवैया एक अख्तियार किया हुआ था और ये एक राग अलापते थे कि ये कश्मीर उनका एक अंदरूनी मामला है, लेकिन इस सिक्योरिटी काउंसिल की जो बहस है जो इस वक्त हो रही है उससे ये नतीजा सामने आता है कि ये उनका अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और जिसके ऊपर जो सिचुएशन जो जिस तरह से डेवलप हुई है उसकी उन्होंने और उनको ऑब्वियसली ये तशवीश का मुकाम है। इससे जो पीस एंड सिक्योरिटी है रीजनल उसके ऊपर उसका बहुत ही एक गहरा असर होता है, तो इस वजह से उन्होंने इस इजलास का इनेकाद किया है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? आज के बाद व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप जी? मुबश्शिर साहब, ये जो यूनाइटेड नेशंस के मामलात होते हैं या सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मामलात होते हैं, ये एक आधे सेशन पे खत्म नहीं हो जाते, बल्कि ये एक लंबा और ये एक तवील एक वहाँ पे एक सिलसिला है, वो चलता रहेगा, जो कि मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों के लिए भी एक फायदेमंद साबित होगा और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश हमेशा से रही है कि इसका जो कश्मीर के मसले को बैनुल-अक़वामी तौर पे इसकी अहमियत का उनको एहसास हो। तो ये मामला अभी आगे चलेगा, अभी ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होगा। और मैं ये बात का मुझे बिल्कुल एक पूरा यकीन है कि ये मोदी हुकूमत ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। नईम खालिद लोधी साहब, एक बात समझाएं, यहाँ पे तो थ्रेट्स आ रही हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया का वो थ्रेट्स दे रहा है और वो कह रहा है जनाब कि हम जो ये जो डॉक्ट्रिन थी
कि पहले अटैक नहीं, मैं सादी लफ्ज़ों में इसलिए बात करूँ ताकि आम आवाम को भी समझ आ जाए, ये पहले अटैक नहीं करेगा इंडिया, न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, ये डॉक्ट्रिन तो 2003 में ही ख़त्म हो गई थी और उसके बाद तो ये डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे ख्याल में ये डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का जो है वो भुखलाया हुआ है या उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको ब्रीफ नहीं किया। रॉ मेरे ख्याल में दूसरे कामों में पड़ी हुई है, बलूचिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रॉ, बजाय इसके कि अपने डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ करती। पुराने यूएनओ के मुआहदे हैं उस पर देखें, दैट विल बी द एक्चुअल उसमें पेशरफ्त। अगर वो ऐसा हो जाता है कि यूएनओ अगर ये वहाँ से ये बात निकले कि जो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की पुरानी करारदादें हैं वो अपनी जगह कायम है, कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जो उनको वायलेट करे, ऐसी कोई बात आई है तो बहुत बड़ी बात होगी। वो आती है या नहीं आती। तो मैं बात कर रहा था कि एक तो है ये लीगल साइड, फिर है ये डिप्लोमेटिक साइड, दो साइडें और हैं जिनमें उन्होंने काम किया, हमने नहीं किया। एक है पॉलिटिकल कि उन्होंने एक स्टेटस ही चेंज कर दिया एक इलाके का, जो भी उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया है उसके जवाब में हमने कोई बड़ा पॉलिटिकल स्टेप नहीं उठाया। मिसाल अगर मैं दूं कि क्या पॉलिटिकल स्टेप हो सकता है, मैं इस वक्त उसके मैं मेरिट्स पर बात नहीं करता, मैं सिर्फ मिसालन दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान यूएनओ को ये कहे कि जी हम प्लेबिसाइड के लिए तैयार हैं, जो हमारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, आप यूएनओ के अपने जो तौर तरीके हैं जैसे आपने अपने उसमें कहा हुआ करारदादों में, आप यहाँ पर प्लेबिसाइड करवा लें और चेक कर लें कि लोग क्या कहते हैं, और वहाँ पर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब हालात साजगार होंगे हम प्लेबिसाइड करा लेंगे। नाउ दिस वुड बी अ पॉलिटिकल चेकमेट। या आप एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल पूरे जम्मू एंड कश्मीर की कहीं यूरोपियन कंट्री में या आज़ाद कश्मीर में कहीं इस्टेब्लिश कर दें, उनको कहें जी क्योंकि उन्होंने वो चेंज किया स्टेटस और हम उसको नहीं मानते, लिहाजा एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल। दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टेप जो हमने नहीं किया। तीसरी बात है मिलिट्री स्टेप, जो कैनेटिक स्टेप्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा फौज डाल दी है वहाँ पर, और वो फौज उसने हैवी क्लैम्प डाउन किया हुआ है वहाँ पर। और अगर मिसाल के तौर पे उनका ये प्लान हो कि पहले वो जो जितनी लीडरशिप है आज़ादी की तहरीक की, उनको वो शहीद कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल ब्लैकआउट है, आपको मुझे क्या पता उधर क्या हो रहा है, हमें तो पता चलेगा चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद। उसके बाद वो रुख कर ले पाकिस्तान की तरफ और ये जो LOC के अलॉन्ग छोटे छोटे काफ़ी सारी जगहों पे कब्जा कर लें, और बाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा फौज है, हो भी सकता है, अल्लाह करेगा कि नहीं होगा, हम आगे से जवाब देंगे। और फिर ट्रंप की वो पुरानी बात कि जी मैं आर्बिट्रेशन करना चाहता हूँ, फिर आपको पता भी चल जाएगा ये नेक्सस मोदी और ट्रंप का क्या है, और ट्रंप आ जाए जी यहाँ पर करने के लिए और कहे कि ठीक है जी आप छोड़ें, बस आप इसको इंटरनेशनल बॉर्डर माने, उनका कश्मीर हुआ। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा फौज अंदर डाली है। मेरा अपना ख्याल ये कि कभी हमें ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए पाकिस्तान को कि हम अमेरिका को आर्बिट्रेटर बना लें। हमें एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, अमेरिका, चाइना, टर्की, एक आध हिंदुस्तान की तरफ से, उनकी आर्बिट्रेशन कबूल करनी चाहिए, कभी अमेरिका की आर्बिट्रेशन कबूल नहीं करनी चाहिए। बहुत खतरनाक हो सकती है हमारे लिए मेरे ख्याल में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा जी कि न्यूक्लियर वॉर को रूल आउट नहीं किया जा सकता, और न्यूक्लियर वॉर इस वक्त जनाब बिल्कुल एक कच्चे धागे पर खड़ी है, और जनाब ये हो सकता है इस रीजन में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वापस आता हूं।